बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम ऑडिटिंग का क्वेश्चन नंबर, हमारा पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 चल रही है, इसके रिलेटेड हमारा आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपके सामने है लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में। वो वेरिफिकेशन आपको पूछ सकता है, यानी कि वो कह सकता है वेरीफाई द फॉलोइंग। उसमें लायबिलिटीज दे सकता है, करंट और फिक्स लायबिलिटीज दे सकता है, और आपको कैपिटल दे सकता है, जैसे कि आपको शेयर होल्डर फंड उसने दे दिया। इस तरह की चीजें आपको वो दे सकता है। क्वेश्चन किस तरह पेपर में आएगा, ये तमाम चीजें आपसे मैं शेयर करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले आप स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दें, ताकि आपके मतलब की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और प्रीवियसली जो 5 क्वेश्चन है, उन 5 के 5 क्वेश्चन की वीडियोस के जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया, आप जाएं विजिट करें। अगर आपने नहीं देखे हुए तो आपका बेनिफिट होगा। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हम कितना समझेंगे और पेपर में ये किस तरह आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बीकॉम पार्ट 2। इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग से रिलेटेड ना हम अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड, वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो वेरिफिकेशन में आज हम करेंगे लायबिलिटी साइड प्लस कैपिटल को वेरीफाई करेंगे। यानी कि लायबिलिटी में हम देखेंगे करंट लायबिलिटी, उसको कैसे वेरीफाई करते हैं। इसके बाद फिक्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल, उसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं। और इसके अलावा ना कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी वेरीफाई करना हम सीखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टूडेंट्स ने इसको एंड तक देखना है। और इससे प्रीवियस अगर आपने 5 क्वेश्चन की वीडियोस नहीं देखी हुई, तमाम के तमाम क्वेश्चन के जो लिंक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, जाएं विजिट करें, आपका इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आपने पेपर में इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन वेरिफिकेशन की लिखनी है। तो वेरिफिकेशन की ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ये वही है जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में मैंने बताया था। अच्छा, अब देखिएगा, अब इस पेज के ऊपर आपको डेफिनेशंस दो नजर आ रही हैं। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ वेरिफिकेशन किसे कहते हैं। जब ना किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिटर आगे उस कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करता है, बैलेंस शीट के अंदर मींस एसेट्स और लायबिलिटीज को चेक करता है, तो याद रखें उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेरिफिकेशन करना कहते हैं। तो ऑडिटर ना बैलेंस शीट में ये चेक करता है कि ये बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट, फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जो है वो आया कि इन्होंने ठीक लिखा हुआ है, और एंड पे जो बैलेंस शीट इन्होंने मैच करके दी है, क्या ये वाकई ही एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल एग्जैक्टली सेम आता है कि नहीं आता, ये वो वेरीफाई करके हायर मैनेजमेंट मींस शेयर होल्डर्स को बताता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल के अंदर हम किस किस चीज को वेरीफाई करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ कैपिटल, जिसको लॉन्ग टर्म या फिक्स लायबिलिटी भी कहा जाता है, और इसको शेयर होल्डर फंड भी वो पेपर वाला आपसे ये क्वेश्चन कर लेता है। मतलब पेपर वाला आपको इस तरह भी कह सकता है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, नीचे वो कह सकता है शेयर होल्डर फंड या शेयर होल्डर कैपिटल भी वो पूछ सकता है। आप स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको पेपर वाला वो किस तरह कहता है, इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शेयर होल्डर कैपिटल के अंदर सबसे पहले क्या चीज होगी, वो होगी ऑथराइज कैपिटल। यानी कि कंपनी का ऑडिटर जो है ना, वो कंपनी के अंदर जाके ये देखेगा कि इस कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, यानी कि जो टोटल ओवरऑल कैपिटल है, वो आया कि उतना ही है जितना ये मुझे शो करवा रहे हैं, जितना ये मुझे दिखा रहे हैं। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आपने उतनी उतनी करनी है जितना मैंने निशान लगा के आपको प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट होगा न्यू इशू ऑफ कैपिटल। यानी कि जो कंपनी का ऑडिटर है वो ये देखेगा कि इन्होंने जो इशू, इनका जो इशूड कैपिटल है, वो शेयर जो इनको, जो वो शेयर, वो कैपिटल जो इनको शेयर इशू करके हासिल हुआ है, रिसीव हुआ है, क्या इनका उतना ही है जितना ये मुझे शो करवा रहे हैं, या कम या ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, शेयर अलॉटमेंट। यानी कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि इस कंपनी ने ओवरऑल कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं, 200, 300, 400, 500, कितने शेयर को अलाउट कर दिया है, यानी कि जनरल पब्लिक को सेल आउट कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। यानी कि इस कंपनी ने कितने तादाद में शेयर्स इशू किए हैं। पहले आपने पढ़ा था कि कितने तादाद में, तीसरा पॉइंट था आपके पास, सॉरी दूसरा पॉइंट था आपके पास कि आपने इशूड कैपिटल कितना रिसीव किया है। चौथे पॉइंट में आपने देखा कि इशूड कैपिटल जो रिसीव हुआ है वो कितने शेयर इशू करके रिसीव हुआ है। तो इस पॉइंट के अंदर भी एक्सप्लेनेशन आप उतनी उतनी करेंगे जितना मैंने निशान लगा दिया। अब 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्रीवियसली आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन ना आप पीछे से किसी भी पॉइंट से देखकर लिख सकते हैं, और
इस पॉइंट की जो मेन हेडिंग है ना, यानी कि शेयर होल्डर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड, लेकिन जस्ट आपने सिर्फ इस जो नेम है ना इसको अंदर ऐड करना है। वो है आपके पास एक पॉइंट है डिस्क्लोजर और दूसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग। तो डिस्क्लोजर और रिकॉर्डिंग ये पीछे आपने जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें करंट एसेट, फिक्स एसेट और आपके सामने इंटेंजिबल एसेट के बारे में मैंने बात की थी, वहां पर काफी दफा आया था डिस्क्लोजर और रिकॉर्डिंग। तो उनमें से किसी भी पॉइंट का डिस्क्लोजर और रिकॉर्डिंग उठाइएगा, सिर्फ जस्ट नेम को तब्दील करके यहाँ पर आपने शेयर होल्डर कैपिटल लिख लेना है, तो आपका वो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे। अब आप देखिएगा नेक्स्ट जो पेपर वाला आपसे पूछ सकता है वो है लॉन्ग टर्म लोन एज अ फिक्स लाइबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लोन आपको पता है एक फिक्स लाइबिलिटी होता है। तो अगर कंपनी का ऑडिटर एक कंपनी में आकर ये देखना चाह रहा है कि इस कंपनी का जो लॉन्ग टर्म लोन है वो कितना है, तो आपको वो ये पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। इस तरह इन इन पॉइंट्स के ऊपर वो फोकस करेगा। नंबर 1 है बोरिंग लिमिट, यानी कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि कंपनी ने जितनी लिमिट तक कंपनी बैंक से लोन ले सकती थी, क्या उतनी ही लिमिट तक कंपनी ने लोन लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपने इतनी इतनी करनी है जितना मैंने आपको बता दिया। दूसरा हो जाएगा लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जो एग्रीमेंट किया है, बैंक से जो एग्रीमेंट किया है कि अब कितने साल के अंदर बैंक को रीपेमेंट करनी है, इस लोन की रीपेमेंट पेमेंट उनको वापस करना है, ये लोन उतारना है। तो ये ऑडिटर क्या करेगा, तमाम चीजों को वेरीफाई करेगा बैंक के थ्रू, और लॉन्ग टर्म लिबिलिटी में भी वो अमाउंट्स को देखता जाएगा। तो इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आप उतनी करेंगे जितना निशान लगा दिया। पॉइंट नंबर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ लोन, यानी कि लोन किस टाइप का है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, कौन सी टर्म का लोन है, ऑडिटर ये भी देखेगा। ऐसा ना हो ऑडिटर ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा ना हो कि लोन हो 1 साल का, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन हो, और ये मुझे दिखा रहे हैं कि ये तो लॉन्ग टर्म लोन है। तो कंपनी के ऑडिटर ने कभी भी किसी के ऊपर यकीन नहीं करना जब तक उसने खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाना, खुद में सेटिस्फेक्शन जब तक उसने हासिल नहीं कर लेनी। तो ये पॉइंट नंबर क्या था, ये पॉइंट नंबर 3 था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा वो है रीपेमेंट, यानी कि कंपनी के ऑडिटर ने ये देखना है कि इस कंपनी ने जो लोन को रीपे किया, वापस किया, कितनी देर में, कितने अरसे में वापस कर दिया, ये क्या देखेगा, कंपनी का ऑडिटर देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा इंटरेस्ट चार्ज, यानी कि कंपनी का ऑडिटर ये भी देखेगा कि इस कंपनी ने जब लोन को पे किया है तो पे करते वक्त बैंक को कितना सूद दिया है, कितना इंटरेस्ट दिया है, कितने परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट दिया है, क्या उतने ही परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जितना ये मुझे शो करवा रहे हैं 5% या 10%। तो कंपनी का ऑडिटर ये तमाम चीजें वेरीफाई करेगा। अब आखिरी पॉइंट इसमें देखिएगा लॉन्ग टर्म लोन के अंदर, वो है डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि कंपनी के ऑडिटर ने ये देखना क्या कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन को एज अ फिक्स लाइबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर, फिक्स लाइबिलिटी के अंदर ही लिखा है कि कहीं और जगह इसने रिकॉर्ड कर दिया है, कंपनी के अकाउंटेंट ने, ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा। तो इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करोगे जितना निशान लगा दिया है। नेक्स्ट जो देखा जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर, वो है डिबेंचर। तो स्टूडेंट्स डिबेंचर भी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। तो डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर होता है जब कंपनी जो है अपना एक फॉर्म एज अ डिबेंचर लोगों को सेल आउट कर लेती है, और लोग उन कंपनी को पैसे देते हैं और फिर कंपनी मुस्तकबिल में उनको इंटरेस्ट भी देती है, इसको हम डिबेंचर कहते हैं, ठीक है ना। अब डिबेंचर में सबसे पहले कंपनी का ऑडिटर क्या देखेगा, वो देखेगा शेड्यूल ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर किस तरह, किस अरसे में, किस डेट में, कब और किस मंथ में इशू किए गए हैं, दिए गए हैं, तमाम चीजें ऑडिटर देखेगा। सेकंड पॉइंट आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि डिबेंचर को इशू करते वक्त कितना ओपनिंग बैलेंस, कितना मतलब कितने के डिबेंचर इशू किए हैं, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितने के इशू किए हैं, इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट अपना देखेगा इश्यू ऑफ न्यू डिबेंचर, यानी कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि कंपनी ने न्यू न्यू डिबेंचर कितनी देर बाद, कितने मंथ बाद, फर्स्ट टाइम के बाद कितनी मंथ बाद कंपनी ने न्यू डिबेंचर्स इशू किए हैं, कंपनी का ऑडिटर इस चीज को भी वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि इस कंपनी ने जो जनरल पब्लिक को डिबेंचर दिए थे इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया है, कितनी इंटरेस्ट की पेमेंट की है, कंपनी का ऑडिटर इस चीज को भी वेरीफाई करेगा। हर पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन आप उतनी रखेंगे जितना मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपके पास आएगा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि इस कंपनी ने क्या डिबेंचर को, अगर डिबेंचर हैं तो डिबेंचर को एज अ फिक्स लायबिलिटी के अंदर ही लिखा है, कहीं इसको करंट लायबिलिटी या फिक्स एसेट के अंदर तो नहीं पुट कर दिया। तो ये मतलब होता है डिस्क्लोजर।
नेक्स्ट आपके सामने ये रहेगा वेरिफिकेशन ऑफ करंट लायबिलिटी। वेरिफिकेशन ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या चीज आती है? जो सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट आती है वो आती है आपके पास स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में आपको ये याद होना चाहिए, क्रेडिटर्स क्या होता है? वो लोग जिनका कंपनी ने मुस्तकबिल में पैसा देना होता है, यानी कि कंपनी ने उनसे ना उधार पर ना चीजें परचेज की होती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ऑडिटर क्या पॉइंट देखेगा? वो देखेगा शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर वो देखेगा कि एक साल के अंदर क्रेडिटर किस किस डेट को कब कब कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो बने हैं, कंपनी ने किस किस डेट को कितनी कितनी अमाउंट के जो माल है वो उधार पर परचेज किया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 आपके सामने आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि साल के शुरू में कंपनी के कितनी अमाउंट के जो क्रेडिटर्स थे वो मौजूद थे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ जाएगा इनवॉइस, यानी कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि वाकई ये जो कंपनी मुझे शो करवा रही है कि हमारे तो जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं 50,000 के, तो कंपनी देखेगी, कंपनी का ऑडिटर देखेगा कि भाई इसकी जरा इनवॉइस लेके आओ, जरा सारी स्लिपें वगैरह जो आपने उधार पर चीजें परचेज की है ना, तो जरा अकाउंटेंट साहब तमाम स्लिपें हैं ना वो ला के, जो तमाम रसीदें वो ला के मुझे दिखाओ। तो ये इनवॉइस का मतलब हर पॉइंट के अंदर आपने एक्सप्लेनेशन उतनी करनी है जितना निशान लगा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर आपके पास आ जाएगा, वो होगा रिकॉर्डिंग। कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि क्या कंपनी के अकाउंटेंट ने ये क्रेडिटर्स को ठीक से रिकॉर्ड किया है कि नहीं रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा पेमेंट। कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि कंपनी ने एक साल के अंदर कितने क्रेडिटर्स ऐसे थे जिनको पेमेंट कर दी है, जिनको पैसे दे दिए और उनका खाता क्लियर कर दिया है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास होगा अरिथमेटिक एक्यूरेसी। अच्छा, अब ना जो करंट लायबिलिटी के अंदर शो हो रहे हैं 50,000 के क्रेडिटर्स, तो कंपनी का ऑडिटर ना खुद से कैलकुलेट करेगा, खुद से जमा करेगा तमाम क्रेडिटर्स को और देखेगा कि क्या वाकई ही 50,000 के बनते हैं कि नहीं बनते। ये है अरिथमेटिक एक्यूरेसी का मतलब। और आखिरी पॉइंट आप लिखेंगे डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर के अंदर लिखा नहीं हुआ, लेकिन प्रीवियसली भी आपको डिस्क्लोजर आया था, डिबेंचर के अंदर भी आपको डिस्क्लोजर आया था, तो आप उसी डिस्क्लोजर को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जहां पर डिबेंचर लिखा है वहां पर आप जस्ट क्या लिख दीजिएगा, वहां पर जस्ट आप क्रेडिटर्स का नेम यूज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह भी पूछ सकता है कि वेरीफाई द करंट लायबिलिटी, या करंट लायबिलिटी को आपको पता है करंट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स को क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटी को आप अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल दोनों नेम जो है वो यूज कर सकता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आप नेक्स्ट करेंगे, देखिए अब आपकी ना यहाँ पर लायबिलिटीज का पोर्शन जो है वो क्लियर हो गया, करंट और फिक्स लायबिलिटी, जिसको फिक्स लायबिलिटी को प्लस कैपिटल भी कहते हैं। तो अब आप करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो पेपर वाला आपसे पूछ लेता है, इनको वेरीफाई करके दो। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास सैलरीज या वेजेस एंड सैलरीज, इस तरह पूछ सकता है। तो पर्सनल, इसके अंदर होगा पर्सनल फाइल ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि हर जो एम्प्लॉय है उसकी पर्सनल फाइल को देखेगा कि लें जी ये जो अली है इसको कितनी सैलरी दी जा रही है, अकबर को कितनी दी जा रही है, असलम को कितनी दी जा रही है, फरहाद को कितनी दी जा रही है, जवाद को कितनी दी जा रही है। ये तमाम लोगों की वो देखेगा, सैलरीज को रिकॉर्ड करेगा कि इन तमाम लोगों को जो कंपनी है वो कितनी कितनी सैलरी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा टाइम रिकॉर्ड, यानी कि वो ये देखेगा कि कितने टाइम के अंदर कंपनी का अकाउंटेंट या कंपनी जो है इनको सैलरीज दे देती है, यानी कि किस डेट के ऊपर इनको सैलरी दी जाती है। ये है टाइम रिकॉर्ड का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा कैलकुलेशन ऑफ पे, यानी कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि वाकई इन्होंने जो पे किया है, ये जितनी अमाउंट ये मुझे दिखा रहे हैं कि हमने एज अमाउंट वेजेस एंड सैलरीज के तौर पर ना इनको दे दिया, इन वर्कर्स को दे दिया, तो वो खुद उन अमाउंट को जमा करके देखेगा कि वाकई ये मुझे ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये रहेगा इनकम टैक्स डिडक्शन, यानी कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि क्या कंपनी ने इन अपने एम्प्लॉय से इनकम टैक्स डिडक्ट किया है तो कितना किया, ये तमाम चीजों को वो वेरीफाई करेगा। आखिरी पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने क्या इसको डिस्क्लोज किया है, क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कंपनी ने लिखा है। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, तो ये क्या होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं होती, आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये आपका क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज और वेजेस आपका लायबिलिटी है, तो है ये प्रीपेड एक्सपेंसेस ही होती हैं, लेकिन इनको करंट लायबिलिटी के अंदर लिखा जाता है। तो कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि क्या कंपनी ने इसको लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर एक और चीज वो वेरीफाई कर सकता है, वो है डिविडेंड। तो डिविडेंड भी कंपनी के लिए एक ऐसा एक्सपेंस होता है, क्योंकि डिविडेंड वो अमाउंट होती है जो कंपनी ने प्रॉफिट में से निकालकर शेयर होल्डर्स को देनी होती है। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, कंपनी का ऑडिटर इसको जानने की कोशिश करेगा।
पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। कंपनी का ऑडिटर कैलकुलेट करेगा कि शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट में से कितना हिस्सा बनता है, क्या उतना हिस्सा बनता है जितना कंपनी ने निकाला हुआ है या कहीं कम या ज्यादा तो नहीं निकाल के दे दिया। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप उतनी करेंगे जितना निशान लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने रहेगा बैंक अकाउंट, यानी कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि हर शेयर होल्डर का जो बैंक अकाउंट नंबर वो क्या है। मैं देखूं तो सही बैंक वालों से जाके पता तो करूं कि इसके अकाउंट में इस डेट के ऊपर एज अ डिविडेंड इतनी अमाउंट ट्रांसफर हुई थी कि नहीं हुई थी, कहीं कम या ज्यादा तो नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 आपके पास आ जाएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड का मतलब ये होता है कंपनी का ऑडिटर ये देख लेगा कि किस किस शेयर होल्डर को कितनी कितनी अमाउंट पे कर दी गई है या नहीं पे की गई। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ जाएगा पीरियड ऑफ पेमेंट, यानी कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि कितने पीरियड कितने अरसे के दौरान कंपनी ने इसको मतलब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड है वो पे कर दिया है। अब इसके अंदर लास्ट पॉइंट आ जाएगा रिकॉन्सिलेशन ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर तो नहीं बच गया जिसको अभी डिविडेंड देना रहता है कंपनी के हवाले से। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी क्लियर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा कैसे, ये इस तरह आएगा। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। वो कहेगा वो वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग। नंबर 1 सुनिएगा जरा। नंबर 1 कह सकता है आपको क्रेडिटर, नंबर 2 वो आपको कह सकता है डिबेंचर, नंबर 3 वो आपको कह सकता है वेजेस एंड सैलरीज, और नंबर 4 आपको वो कह सकता है शेयर होल्डर कैपिटल। तो आपने क्या करना है, हर पॉइंट के अंदर आपको पता है मैंने मिनिमम 5 तो आपको करवाए हैं, तो इस तरह आपको 4 पॉइंट्स आएंगे। 4 पॉइंट्स में से आपने 4 पॉइंट्स के अंदर हर पॉइंट के अंदर आपने 5 जो सब हेडिंग्स लिखनी है। तो आपके ये 4 5 20 पॉइंट्स आपके इस तरह ये बन जाएंगे। पेपर में वो इस तरह आपसे क्वेश्चन करेगा। अगर नहीं फिर भी समझ में आई तो आपने वीडियो को फिर पीछे करके ये चीज सुन लेनी है ताकि आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 ऑडिटिंग का। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।